क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहे हर्षल पटेल कौन है? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर साल 11 अप्रैल को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज है 11 अप्रैल और आज का दिवस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। और कल ही विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। तो यहां चारों ऑप्शन की हमने चर्चा कर ली, एक बार फिर से रिपीट कर ले। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आज हम मना रहे हैं 11 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया हमने 7 अप्रैल को। इंग्लिश में बोले तो नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो याद रखना चाहिए व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा यह राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। WRAI पूर्ण स्वरूप क्या हुआ? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाना। हमारे भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर साल 2003 में हमारे कस्तूरबा गांधी जी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया। तो यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी जी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को यानी कि आज ही है। हमारे पूज्य बापू की धर्मपत्नी, इमेज में आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी। और दोस्तों यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? हमारा भारत देश। और व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया को कब लॉन्च किया गया था? 1999 में। और यहां पर पढ़िए केंद्र सरकार ने यह घोषणा व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड के अनुरोध पर की थी, यानी कि इसीलिए यह महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जा रहा है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती कब मनाई गई? ज्योतिबा फुले जी हमारे एक समाज सुधारक थे। उनकी जन्म जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है 11 अप्रैल को। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने भी अपने भाषण में ज्योतिबा फुले जी का जिक्र किया है। तो 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 11 अप्रैल। और पिछले साल 2020 में मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था। वो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस समाज सुधारक का जन्म 11 अप्रैल को पुणे में हुआ था? तो 11 अप्रैल को पुणे में जन्म हुआ था ज्योतिबा फुले का। और ऑप्शन मैंने आपके सामने जो रखे थे उनके बारे में भी आज आपको मैं बता दूं। तो महादेव गोविंद रानडे, उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से कस्बे निफाड में हुआ था। और महादेव गोविंद रानडे जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1842 को। और राजाराम मोहन रॉय की बात करें तो 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर में राजाराम मोहन राय जी का जन्म हुआ। और वो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और स्वामी विवेकानंद जी जिसकी जन्म जयंती को हम दोस्तों
राष्ट्रीय युवा डे मनाते हैं तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। एक प्रसिद्ध नाम है उनका ज्योतिबा फुले, लेकिन पूर्ण नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो यह हमें फैक्ट याद रख लेना चाहिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली थी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला और इस काम के लिए देश में यह पहला विद्यालय था। तीसरा क्वेश्चन, यूक्रेन निम्न में से किस संगठन में शामिल होना चाहता है? यूक्रेन नामक देश एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है नाटो नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल होना चाहता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नाटो का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में यूक्रेन की सदस्यता हेतु तेजी से पहल करने का आग्रह किया है। यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जिक्र किया है कि उनको नाटो में जल्द से जल्द शामिल कर लिया जाए और यूक्रेन को इस साल नाटो सदस्यता कार्य योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। और यह दोनों देश को देखिए, एक तरफ है रूस और यहां पर है यूक्रेन। दोनों देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है और इस विवादित क्षेत्र के कारण दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गए हैं। तो दोनों देश यूक्रेन और रूस की सीमा पर सैन्य झड़पों में वृद्धि हुई है, जिसका फायदा उठाकर पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों द्वारा संघर्ष को तेज किए जाने की आशंका है और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिक्र किया है कि जल्द से जल्द नाटो में शामिल कर लिया जाए। तो नाटो की ऑफिशियल इमेज आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो के महासचिव का नाम क्या है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो के सैन्य समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? गियाम पाओलो दी पाओला। क्या? गियाम पाओलो दी पाओला वो नाटो के सैन्य समिति के अध्यक्ष है और नाटो का 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसेडोनिया बन गया है। और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनता है तो वो 31वां सदस्य देश होगा। और यूक्रेन की कैपिटल का नाम क्या है? कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की, इमेज में आप देख सकते हैं। और यूक्रेन की करेंसी है रिन्विया। क्या? रिन्विया। और यहाँ मैप में देखिए, यह है यूक्रेन। यूक्रेन के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहाँ पर है रूस, यहाँ पर है बेलारूस, यहाँ पर है पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्डोवो। इतने देशों से घिरा हुआ है और नीचे यहाँ पर है दक्षिण में ब्लैक सी। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से हमारे भारत देश की एक तेज धावक जिसका नाम है दुत्ती चंद, दुत्ती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुत्ती चंद। इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय धावक दुत्ती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है और 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला है दुत्ती चंद को। और ओडिशा की दुत्ती चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वह 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक विजेता रही है। और इसके अलावा दुत्ती ने 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन हाल ही में दुत्ती चंद का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है धनलक्ष्मी ने। किसने तोड़ दिया है? धनलक्ष्मी ने। और धनलक्ष्मी के बारे में भी मैंने आपको बताया था,
पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने दुती चंद को हराकर गोल्ड जीता और धनलक्ष्मी ने हमारे भारत देश की हिमा दास को भी हराया। पांचवा क्वेश्चन, रॉकेटरी नामक फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? हाल ही में यह रॉकेटरी नामक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है और रॉकेटरी नामक फिल्म हमारे भारत देश के इसरो के एक जाने माने वैज्ञानिक एस नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस नंबी नारायणन। इमेज में आप देख सकते हैं यह है एस नंबी नारायणन और उनके जीवन पर बनी यह रॉकेटरी नामक फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। तो हाल ही में रॉकेटरी नामक एक फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है और यह फिल्म एस नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। दरअसल नंबी नारायण इसरो के एक वैज्ञानिक है और उन पर 1994 में जासूसी का झूठा आरोप लग गया था, जिसके कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार को नंबी नारायण को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। किसको? केरल सरकार को। और इसके अलावा केरल सरकार ने उन्हें अलग से 1.3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की और इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें 2019 में नंबी नारायण को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था और उन्होंने इसरो के विकास इंजन के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके जीवन पर एक हाल ही में फिल्म रिलीज होने वाली है। तो देख लीजिएगा, नंबी नारायणन हमारे इसरो के एक जाने माने साइंटिस्ट। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने कहा है कि जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ? हाल ही में इसी तरह की बात कही है IMF ने। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 संकट के कारण भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है और यह 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यह भी कहा है कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80% हो जाएगा। और दोस्तों, 2 दिन पहले ही एक क्वेश्चन सुर्खियों में आया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 1% बढ़ाया है। पहले अंदाजा लगाया था कि भारत की जीडीपी 11.5% रहेगी, अब सुधार करके IMF ने बढ़ाकर कर दिया है 12.5%। और उस वक्त भी मैंने आपको IMF के बारे में बताया था, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। IMF के कुल सदस्य देश कितने हैं? 190 हो गए हैं और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था 189, लेकिन एक देश इसमें ऐड हो गया है। मुझसे गलती हो गई थी, हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और इसीलिए आप सुधार कर लीजिएगा। IMF के कुल सदस्य देश हो गए हैं 190 और IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। और IMF के वर्तमान निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इमेज में आप देख सकते हैं। और IMF में वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत कौन है? गीता गोपीनाथ। वो हमारे भारत देश की एक ख्यातनाम अर्थशास्त्री है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे हर्षल पटेल कौन है? सुर्खियों में आ गए हैं, छा गए हैं हर्षल पटेल IPL में। IPL तो सही आंसर मिल गया। हर्षल पटेल एक जाने माने गेंदबाज है और हाल ही में एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है और इसीलिए सुर्खियों में आए हैं हर्षल पटेल। इमेज में आप देख सकते हैं किस टीम की ओर से खेलते हैं हर्षल पटेल, वो तो आपको पता ही होगा। IPL के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के बीच टक्कर हुई और इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाज हर्षल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खास उपलब्धि अपने नाम की है।
तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से एक गेंदबाज है हर्षल पटेल, गुजरात के हैं और उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए सुर्खियों में आए हैं। यह खास उपलब्धि क्या है? तो देखो, शानदार गेंदबाजी करते हुए वह मुंबई इंडियन के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं हर्षल पटेल। वो एक जाने माने बॉलर है और इसके साथ ही वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिसने एक इनिंग में 5 विकेट चटकाए हैं, हासिल किए हैं। 8वां क्वेश्चन, किस देश के रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई? इमेज में आप देख सकते हैं, एक रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गई। वो अमेरिका के एक ख्यातनाम रैपर और एक्टर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ली सिमंस की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्हें डीएमएक्स यानी कि डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता था। क्या? डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता था अर्ल सिमंस को। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग ओवरडोज के कारण सिमंस को दिल का दौरा पड़ा था। और डीएमएक्स का असली नाम अर्ल सिमंस है और उन्होंने 1998 में रैप संगीत के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और वो एक टॉप लेवल पर पहुंच गए थे। इस मामले में गानों की लोकप्रियता बताने वाले बिलबोर्ड 200 चार्ट में उनके पहले स्टूडियो एल्बम, जिसका नाम था इट्स डार्क एंड हेल इज हॉट, क्या? इट्स डार्क एंड हेल इज हॉट को पहला स्थान मिला था यह बिलबोर्ड 2000 चार्ट में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे 3 बैंडेड रोज फिंच के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहले तो इस शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? 3 बैंडेड रोज फिंच। जो हाल ही में सुर्खियों में रहा यह शब्द पक्षी की एक नई प्रजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्षी की एक नई प्रजाति 3 बैंडेड रोज फिंच। इसकी इमेज आप देखना चाहते हैं तो इमेज में देखिए, स्पैरो की तरह दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत यह पक्षी, यह है 3 बैंडेड रोज फिंच। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पक्षी की एक नई प्रजाति दर्ज की और इसकी पहचान 3 बैंडेड रोज फिंच के रूप में की गई है। और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में शंकुधारी जंगलों में इस नई पक्षी प्रजाति की पहचान की गई है। तो यह पक्षी की नई प्रजाति की पहचान कहां पर की गई है, यह हमें याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले शंकुधारी जंगलों में इस नई पक्षी प्रजाति की पहचान की गई है। और 3 बैंडेड रोज फिंच दक्षिणी चीन का निवासी पक्षी है और भूटान में भी पाया जाता है। और 2016 से भारत की चेक लिस्ट में पक्षियों की 104 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। 2016 से अभी तक हमारे भारत की यह पक्षियों की चेकलिस्ट में 104 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। और 3 बैंडेड रोज फिंच पक्षियों की फिंच प्रजाति से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन, मेघालय में महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति का नेतृत्व किसने किया? मेघालय में महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व किया है अम्परेन लिंगदोह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अम्परेन लिंगदोह। वो मेघालय की एक विधायिका है। इमेज में आप देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति ने हाल ही में मेघालय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति का नेतृत्व अम्परेन लिंगदोह ने किया था। इमेज में आप देख सकते हैं, मेघालय की एक विधायिका है और इस समिति ने पाया है कि राज्य में प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं में से 3 ने HIV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, यानी कि HIV पॉजिटिव है। प्रति 1000 महिलाओं की तुलना में 3 पॉजिटिव पाई गई। और इस समिति के अनुसार मेघालय में HIV यानी कि एड्स के 5000 से अधिक मामले हैं और राज्य में मामलों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। MACS यानी कि मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार राज्य में 200 से अधिक यौन कर्मी है जो HIV पॉजिटिव है। और मार्च 2021 में यानी कि पिछले मंथ में मेघालय राज्य सरकार ने एक नई स्वास्थ्य नीति को अपनाया था। इस नीति में एड्स को भी शामिल किया गया है। और NACO जिसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है?
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NACO के अनुसार मेघालय में 0.54% आबादी HIV के साथ जी रही है। और यहां दोस्तों एक शब्द आया NACO, तो NACO का पूर्ण स्वरूप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो एड्स का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, आंसर देना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की नौसेना ने भारत की इजाजत के बगैर भारतीय समुद्री क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर भारत को चौंका दिया? भारत की इजाजत के बगैर भारतीय समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलिंग करके भारत को चौंका दिया है अमेरिका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट यानी कि 7वें जंगी बेड़े ने न केवल लक्षद्वीप के करीब नेविगेशन ऑपरेशन किया, बल्कि आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि भारत की इजाजत के बगैर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि भारतीय कानून अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, एक चेतावनी भी दी है कि भारतीय कानून अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ है, इसीलिए यह अमेरिकी नौसेना ने ऐसा किया। भारतीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री तट से समंदर में 200 नॉटिकल मील तक भारत का SEZ क्षेत्र है। तो यह हमें याद रखना है कि भारतीय समुद्री कानून के तहत समुद्री तट से समंदर में 200 नॉटिकल मील तक भारत की सरहद मानी जाती है, लेकिन इस कानून से अमेरिका एग्री नहीं है। और यहाँ किसी भी नौसेना के युद्धपोत को आने से पहले भारतीय नौसेना से इजाजत लेनी होती है, लेकिन अमेरिका ने इजाजत नहीं ली। 12वां क्वेश्चन, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग किसको कहा जाता है? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहा जाता है प्रिंस फिलिप को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिंस फिलिप। एक रॉयल फैमिली से जुड़े हुए व्यक्ति प्रिंस फिलिप का हाल ही में ब्रिटेन में निधन हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रिंस फिलिप, तो यह व्यक्ति कौन थे उनकी बात करते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति है, इमेज में आप देख सकते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति जिसका नाम है प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और प्रिंस फिलिप ने महारानी बनने से 5 साल पहले 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य कारणों से पीड़ित थे। और प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता है, जहां से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया था। प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता है। उनका जन्म 10 जून 1921 को ग्रीस देश में हुआ था। उनका जन्म ग्रीक व डेनिश शाही परिवार में हुआ था। वे 1939 में रॉयल ब्रिटिश नेवी में शामिल हुए थे और 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ के साथ विवाह से पहले वे ब्रिटिश नागरिक बने थे। 13वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री है? इमेज में आप देख सकते हैं, काफी यंग दिखते हैं। मार्क रूट वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूट। और हाल ही में यह महानुभाव सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि भारत और नीदरलैंड के बीच वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने हिस्सा लिया और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में जुड़े थे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ इस वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा लगता है और पानी मुद्दे पर भी अपनी रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों को एक नया आयाम दिया जाएगा। यह बात दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने कही। और श्री मोदी जी ने कोविड महामारी के दौरान नीदरलैंड में रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए मार्क रूट को धन्यवाद दिया है। और यहाँ जब हम बात करते हैं नीदरलैंड के, तो आप मैप में देखिए, यह है यूरोप। यूरोप में यहाँ पर स्थित है यह नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल का नाम है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है एवं सामान्यतः नीदरलैंड के निवासियों तथा इसकी भाषा दोनों के लिए डच शब्द का उपयोग किया जाता है। और हॉलैंड से डच आए थे हमारे भारत देश में। तो हमारे भारत देश में आने वाली ये यूरोपियन जो पब्लिक है, यूरोपियन लोग हैं, वो किस क्रम में भारत में आए थे? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूट
और नीदरलैंड के हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इमेज में आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रही नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से है। नेत्रा कुमारन जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है वो नौकायन से जुड़ी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नौकायन। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है सोनी विनोद, वाला संजय, अनिल कुमार बोडात, पारगी अनिल, राहुल देवड़ा, नीलेश कीकर, सोनू कुमार, आशीष परमार। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, नौकायन से जुड़ी हुई है। और रजनीकांत दूसा, मीरा रावलिया, गायकवाड़ दीपक, गीता ठाकुर, रीना ए पटेल, कटारिया अशोक भाई, दीपिका परमार, दामाद छगन, इन सभी दोस्तों ने सही जिक्र किया है, नौका चालक है। एफ ए कुरैशी, सेनवा संजय, कन्हैया लाल, एम यू वाघेला, मानसी प्रजापति, संजय प्रजापति, मेयर पीयूष, सुमित्रा सोलंकी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आईपीएल 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट के 14वें संस्करण का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। सही ऑप्शन चुनिए कि आईपीएल 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट के 14वें संस्करण का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। कहां पर? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।